जय हिंद भावी अधिकारियों। आज से हम एक महत्वपूर्ण टॉपिकों की श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण टॉपिकों को कवर करेंगे। इन टॉपिकों को हम इन प्रश्नों को हल करते हुए कवर करेंगे, जिससे महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन भी हो जाएगा और टॉपिक भी तैयार हो जाएगा। इसी क्रम में आज हम भौतिक विज्ञान के प्रकाश टॉपिक को कवर करेंगे। आइए हम आज की क्लास प्रारंभ करते हैं और प्रकाश से रिलेटेड जितने भी प्रश्न जो अब तक पूछे गए हैं या आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, हम उन सब तथ्यों को कवर करेंगे। तो प्रकाश प्रकाश क्या होता है? हमारी दृष्टि की अनुभूति जिस बाह्य भौतिक कारण के द्वारा होती है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। यानी जो भी चीजें हमें अपनी दृष्टि से या जो भी व्यक्ति वस्तुओं को देख सकता है, वो अगर व्यक्ति को वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, तो उसका कारण जो माध्यम है वो प्रकाश है। प्रकाश तरंगों के बारे में जाने तो प्रकाश तरंगें अनफस्त तरंगें होती हैं। ठीक है। सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक ने बृहस्पति ग्रह की उपग्रह की गति को देखकर, जो बृहस्पति ग्रहों के उपग्रह हैं, बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों को देखकर की गति को देख करके प्रकाश का वेग ज्ञात किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था, तो रोमर। याद रखिएगा। प्रकाश तरंगें कैसी, तो ये अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। हाइजेन ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत, आपसे पूछा जाए किसने दिया, तो ये हाइजेन नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया। आगे चलें न्यूटन के बारे में। तो श्वेत प्रकाश सभी रंगों के प्रकाश से मिलकर बना है। यानी श्वेत प्रकाश किससे बना है, तो सभी रंगों के प्रकाश से मिलकर बना है। ये किसने बताया था, ये न्यूटन ने बताया था। और न्यूटन ने यह भी बताया कि जो प्रकाश है वो अत्यंत सूक्ष्म कणों के बने होते हैं और ये एक सीधी रेखा में संचरित होते हैं। ठीक है, ये भी न्यूटन ने बताया था। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रकाश सीधी रेखा में संचरित होता है, ये किसने बताया, तो ये न्यूटन ने बताया। और अगर श्वेत प्रकाश सभी रंगों के प्रकाश से मिलकर बना है, ये भी न्यूटन ने बताया था। थॉमस यंग, तो इन्होंने प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत दिया था। प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत पूछा जाए किसने दिया, कि थॉमस यंग ने दिया था। ये भी याद रखिएगा। मैक्सवेल, इन्होंने विद्युत चुंबकत्व का गणितीय सिद्धांत, अगर विद्युत चुंबकत्व का गणितीय सिद्धांत पूछा जाए तो ये मैक्सवेल ने दिया था। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से हम अपने प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करते हैं और साथ साथ में इन प्रश्नों को हल करते करते हमारा ये टॉपिक पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। चलिए, तो प्रश्न फर्स्ट में अगर हम देखें तो मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह है आपका ऑप्शन ए 60-50। ठीक है, यहाँ बिंदी लगा लीजिए, ये आंगस्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो 60-50 आंगस्ट्रॉन हो गया। बी देखें तो 5500 हो गया, 5500। सी 4500 और डी 7500। तो इसके बारे में जान लीजिए। अगर हम दृश्य प्रकाश की बात करें तो दृश्य प्रकाश को अगर हम आंगस्ट्रॉन की बात करें तो ये 4000 से लेकर के 7000 के बीच में जो आंगस्ट्रॉन में है, ये हमारे लिए काफ़ी, ये आँख के लिए सुगराई होती है। अगर हम इसको नैनोमीटर में बात करें तो नैनोमीटर में ये 400 से लेकर के 700 nm तक, इसके बीच में अगर है तो हमारी आँख के लिए सबसे ज़्यादा सुगराई है। ठीक है, तो अगर हम इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर बी 5500। ठीक है, सबसे अच्छा है 10 प्रकाश में। और अगर हम नैनोमीटर की बात करेंगे तो नैनोमीटर में 555। ठीक है, 555 nm, ये भी हमारी आंखों के लिए सबसे ज़्यादा सुग्राही होता है। यहीं पे एक बात और जान लीजिए, कई बार क्वेश्चन पूछता है रंग के बारे में कि हमारे आंखों के लिए सबसे सुग्राही रंग क्या है। तो हमारे सब आंखों के लिए सबसे सुग्राही रंग होता है हरा और पीला। हरा और पीला रंग है वो हमारी आंखों के लिए सबसे ज़्यादा सुग्राही होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? याद रखिए, नहीं पूछा है या है पूछा है। ए, मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होता है। ऑप्शन बी, मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। सी, सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकंड होती है। डी, दृष्टि की दृढ़ता 1/16 सेकंड होती है। तो मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होता है। सही है। अगर मनुष्य के कान की हम बात करें तो अगर 1000 से लेकर के
और अगर 5000 हर्ट्ज तक अगर आपको दे रहा है तो इसके बीच का सबसे ज़्यादा सुगराई होता है। तो ठीक है, 1000 से 5000 के बीच में, तो ए हमारा सही है। मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुगराई होती है, गलत। हमने पिछले प्रश्न की व्याख्या में बताया था कि ये हरे और पीले रंग के लिए होती है, ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हरा। इसके लिए अगर हरा और पीला दिया होता तो ये सही होता। इसके लिए हमारी आंख सबसे अधिक सुगराई होती है। सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकंड, बिल्कुल सही बात है। एक पटल पर 1/10 सेकंड तक रुकती है। ठीक है, इसके बीच में अगर कोई दूसरी बात कोई बोलेगा ये 1/10 सेकंड के बीच में, तो फिर हम दोनों बातों में अंतर नहीं कर पाएंगे। और दृष्टि की जो दृढ़ता होती है, जो हमारे दृष्टि पटल पर जो छवि बनती है, तो 1/16 सेकंड तक रहती है। तो ये भी सही है। तो इसका जो आंसर है वो है बी। ठीक है, बी गलत है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि ऑप्शन ए, यह छोटे कणों से बना होता है। ऑप्शन बी, प्रकाश का वेग, वेग नहीं, प्रकाश का वेग। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत लिखा है, हम प्रकाश का वेग होता है, तो प्रकाश का वेग बहुत अधिक है। सी, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा है। या डी, प्रकाश अपने चारों ओर से परावर्तित होता है। तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है, क्यों? क्योंकि इसका ऑप्शन सी, जो प्रकाश है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा होता है, इसलिए हमको सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, किसमें होगा? ए, हीरे में, बी, पानी में, सी, निर्वात में, या डी, हाइड्रोजन में। आइए देख लेते हैं, हम प्रकाश के वेग को देख लेते हैं कि इनकी स्पीड किस किस में कितनी है। तो अगर हम हीरे की बात करें तो हीरे में ये 1.24 इंटू 10⁻⁸ कितना, 8। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में हम नापते हैं इसको, ये हो गया। और अगर हम पानी की बात करें तो पानी में ये हो जाएगा 2.26 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। वहीं अगर हम निर्वात की बात करें तो निर्वात में हमारा ये हो जाएगा 3.0 इंटू 10⁸ ठीक है, 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो 2.98 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हमारा सी, निर्वात में। तो प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होगा? निर्वात में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो निम्नलिखित में किसका वेग अधिकतम होता है? आपका ऑप्शन ए, कॉस्मिक किरण, बी, प्रकाश, सी, इलेक्ट्रॉन, डी, पराध्वनिक तरंग। तो इसका सही आंसर बी, प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश में वेग अधिकतम होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा अपरिवर्तित रहता है? ठीक है, किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये बताना है। ए, तीव्रता, बी, वेग, सी, तरंगदैर्घ्य, या डी, आवृत्ति। तो अगर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, हमारा सही आंसर डी, आवृत्ति हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सावन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? ठीक है, झाग का चमकना। ऑप्शन ए, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण, बी, बहुलित अपवर्तन और प्रक्षेपण, सी, विवर्तन और प्रक्षेपण, या डी, ध्रुवण और व्यतिकरण। तो इसका सही आंसर आपका ए, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। इस प्रश्न में इस उदाहरण याद कर लीजिए, क्योंकि इससे संबंधित परावर्तन, व्यतिकरण, प्रकीर्णन, ठीक है, अपवर्तन, ये सभी क्वेश्चनों से हमेशा उदाहरण ही पूछे जाते हैं। तो आइए, हमने कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं, आइए हम उनको देख लेते हैं। तो यहाँ व्यतिकरण के उदाहरण देख लेते हैं। तो पानी के बुलबुले का सूर्य के प्रकाश में चमकना, ये व्यतिकरण का उदाहरण है। सावन के बुलबुले का सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देना, ये भी व्यतिकरण का उदाहरण है। अगर यहाँ अपवर्तन के उदाहरण की बात करें तो द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छत टेढ़ी दिखाई देती है। ठीक है, ये अपवर्तन का उदाहरण है। तारों का टिमटिमाना बहुत बार पूछा गया है, तारों का टिमटिमाना, और पूछता भी रहता है। ठीक है, तो तारों का टिमटिमाना भी अपवर्तन का उदाहरण है।
सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखाई देना, तो ये अपवर्तन का उदाहरण है। और पानी से भरी किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, वो अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो ये भी एक अपवर्तन का उदाहरण है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, आपका ऑप्शन ए हीरे से कांच में, बी जल से कांच में, सी वायु से जल में, या डी वायु से कांच में। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब होता है जब प्रकाश कहाँ जाता है, प्रकाश अगर हीरे से कांच में जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। चलिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, तो हम देख लेते हैं। यहाँ पर हीरे का चमकना, ठीक है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का है। रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। जल में पड़ी परख नली का चमकना, कांच में आई दरार का चमकना, ठीक है, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। एक आपसे पूछा जाता है प्रकाश से तंतु, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, तो ये भी ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। और ये की है इंडोस्कोप, ये डॉक्टरों द्वारा ना पेट की जांच के लिए उपयोग में लाया जाता है, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में और कुछ नहीं पूछा जाता है, उदाहरण से ही क्वेश्चन बनते हैं। ये सारे उदाहरण आप लोग देख लीजिए, आपका ये प्रश्न तैयार हो जाएगा। चलिए हम आगे प्रश्न पर चलते हैं। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती हैं? आपका ऑप्शन ए कार्निया, जिसको हिंदी में कानिनिका भी बोलते हैं, बी रेटिना, जिसको अक्षपटल बोला जाता है, सी नेत्रतारा, डी लेंस। तो मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगें किस सिद्धांत पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती हैं? तो वो है आपका रेटिना। रेटिना भी याद रखिए, कई बार हिंदी अक्षपटल दे दिया तो कंफ्यूज मत हो जाना, तो रेटिना और अक्षपटल दोनों याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? ठीक है, तो ए रेत का रेगिस्तान, बी धान की खेती की भूमि, सी ताजा बर्फ से ढकी भूमि, या डी प्रेयरी भूमि, जो समशीतोष्ण घास का मैदान होता है वो। तो हम अगर इनका परावर्तन का देख लें परसेंटेज, तो अगर हम रेत के रेगिस्तान की बात करें तो ये सूर्य की ऊर्जा को कितना, सूर्य के रोशनी को अगर ये परावर्तित करेगा ऊर्जा को, तो 30 से कितना, 30 से 40% तक परावर्तित करता है, ठीक है। अगर धान की खेती की बात करें तो ये बहुत कम, 10 से 20% तक करेगा। यहीं अगर हम ताजा बर्फ से ढकी भूमि की बात करें तो ये 80 से 85% हो गया। और वहीं प्रेरी समशीतोष्ण की बात करें तो ये 20 से 25% करता है। तो हमारा सही आंसर सी, ठीक है, ताजा बर्फ से ढकी भूमि हो जाता है। यहाँ पे एक बात और जान लीजिए कि जो परावर्तित सूर्य की रोशनी जो परावर्तित वापस जाती है ऊर्जा, उसको एल्बिडो कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछता है एल्बिडो क्या है, तो जो परावर्तित सूर्य की प्रकाश है जो परावर्तित होता है उसी को एल्बिडो कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो कथन कारण का है, कथन ए हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है, कारण हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। आपका ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण कर रहा है। बी ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। सी ए सही है परंतु आर गलत है। डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है, बिल्कुल सही बात है, ये एकदम सही है, ठीक है। लेकिन हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है, नहीं, गलत है। हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से अधिक होता है। अगर अपवर्तनांक की बात करें तो हीरे का जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक इसका होता है तो इसका 2.42 होता है, और अगर हम कांच की बात करें तो कांच का 1.51 होता है, ठीक है। तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें तो दृष्टि पटेल, ठीक है, दृष्टि पटेल नहीं है, दृष्टि पटल होता है, दृष्टि पटल रेटना, ठीक है, रेटना पर जो चित्र बनता है, ठीक है, दृष्टि पटल यानी रेटना पर जो चित्र बनता है वो कैसा होता है? ए वह वस्तु के बराबर होता है पर उल्टा होता है, बी वह वस्तु से छोटा होता है वह सीधा होता है, सी वह वस्तु से छोटा होता है वह उल्टा होता है, डी वह वस्तु के बराबर होता है वह सीधा होता है, ठीक है, वह नहीं, वह सीधा होता है।
तो इसका हम सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर रहेगा आपका सी। क्योंकि जो दष्ट पटल या रेटिना पे जो चित्र बनता है वो बस से छोटा वो उल्टा होता है, यानी वो जो बनेगा चित्र वो छोटा भी होगा, ठीक है, छोटा होता है, उल्टा होता है, साथ ही में वास्तविक, ठीक है, वास्तविक भी होता है। तो याद रखिएगा दष्ट पटल पर जो चित्र बनेगा वो बस से छोटा होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, इसके किससे होता है? ए आयाम से, बी तरंगदैर्घ्य से, सी तीव्रता से, या डी वेग से। तो इसका सही आंसर आपका तरंगदैर्घ्य, ठीक है। तो जो प्रकाश का रंग है वो तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है। और तरंगदैर्घ्य की बात करें तो कई बार तरंगदैर्घ्य से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो तरंगदैर्घ्य की बात करें तो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है, ठीक है, इसकी सर्वाधिक होती है। और अगर बैंगनी रंग की बात करें तो इसका तरंगदैर्घ्य सबसे छोटा होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तंतु प्रकाश की संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होता है? ठीक है, प्रभावित होता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए प्रकाश तरंग, बी रेडियो तरंग, सी सूक्ष्म तरंग, या डी विद्युत तरंग। तो जो तंतु प्रकाश की संचार है उसमें जो संकेत के रूप में प्रभावित होता है तो ये किसके प्रकाश तरंग के रूप में प्रभावित होता है। आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आकाश का नीला रंग किस कारण होता है? आपका ऑप्शन ए प्रकाश का विकिरण, बी प्रकाश का प्रक्षेपण, सी प्रकाश का व्यतिकरण, या डी सूर्य द्वारा नीले प्रकाश का अन्य रंगों की तुलना में अधिक उत्सर्जन। तो इसका सही आंसर ए प्रकाश का विकिरण है। प्रकाश के विकिरण के कारण ही आकाश का नीला रंग दिखाई देता है। आइए हम प्रकाश के विकिरण के अन्य उदाहरणों को देख लेते हैं। तो अन्य उदाहरण में सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की लालिमा, ठीक है, तो सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की लालिमा ये प्रकाश के विकिरण का उदाहरण है, ठीक है। और मैंने इससे पहले आपको बताया कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, सूर्योदय से पूर्व, सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का जो दिखाई देना है वो अपवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि सूर्य की लालिमा अगर पूछा गया है तो विकिरण है, और सूर्य का दिखाई देना तो आपका अपवर्तन का उदाहरण है। इसी प्रकार बादलों का सफेद दिखना ये भी प्रकाश के विकिरण का उदाहरण है। और ये रहा आप लोगों के लिए प्रश्न, इंद्रधनुष का बनना किस घटना का परिणाम है? आपके ऑप्शन ए परावर्तन, बी पूर्णांतिक परावर्तन, सी अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण, या डी उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट के माध्यम से देना है। जिस किसी का भी आंसर सही रहेगा मैं उसके आंसर को हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोगों को भी पता चल जाए सही आंसर क्या है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर कीजिए। अच्छे मार्गदर्शन अच्छी तैयारी के लिए आप मेरे चैनल पीसीएस लैन को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।